दोस्तों, आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे लेजेंडरी इन्वेस्टर की जर्नी को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने बिल्कुल मिडिल क्लास शुरुआत से शेयर बाजार के टॉप तक का सफर तय किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं द बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी की। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। अब देखिए शुरुआत कितनी मजेदार और टिपिकल रही। जब राकेश जी ने पहली बार घर में बताया कि उन्हें शेयर बाजार में जाना है, तो सोचिए उनकी माँ का पहला रिएक्शन क्या था। उनका सीधा सा सवाल था, अगर तू शेयर बाजार में जाएगा तो तुझसे शादी कौन करेगा। मतलब एकदम टिपिकल मिडिल क्लास डर। उस दौर में स्टॉक मार्केट को कोई स्टेबल करियर नहीं मानता था, बस जुआ समझा जाता था। ये छोटा सा किस्सा इस पूरी कहानी को बहुत ही ह्यूमेन टच दे देता है। और यहीं पर माता पिता के नजरिए का वो जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ माँ थीं जिन्हें शादी और सेटलमेंट की वो पारंपरिक चिंता सता रही थी, और दूसरी तरफ उनके पिता। उनका अप्रोच एकदम अलग और काफी डेमोक्रेटिक था। उन्होंने साफ कह दिया, देख भाई, तेरे को जो करना है तू कर, लेकिन मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। मतलब करियर चुनने की पूरी आजादी तो मिल गई, लेकिन कैपिटल सपोर्ट के नाम पर एकदम जीरो। तो फिर ये सफर शुरू कैसे हुआ? यकीन मानिए, सिर्फ 5,000 रुपए से। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस इंसान ने आगे चलकर हजारों करोड़ों का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसकी जेब में शुरुआत के वक्त सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए थे। ये छोटा सा नंबर देखकर ही समझ आ जाता है कि उनकी ये छलांग कितनी बड़ी और कितनी रिस्की होने वाली थी। लेकिन ये 5,000 का आंकड़ा ज्यादा दिन तक रुकने वाला नहीं था। बात है 1985 की। राकेश जी ने अपने भाई के कुछ क्लाइंट्स को अप्रोच किया और उन्हें 18% फिक्स्ड रिटर्न देने का वादा किया। और फिर जो हुआ वो कमाल था। उस 1 लाख रुपए की कैपिटल को उन्होंने बहुत ही कम समय में करीब 30 लाख रुपए में बदल दिया। ये उनकी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी जीत थी। इसी ने साबित कर दिया था कि मार्केट को लेकर उनकी समझ आम लोगों से बहुत बहुत आगे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रोफेशनल सक्सेस उनकी पर्सनल लाइफ में कैसे रंग ला रही थी। बात करते हैं द एशियन 20 करोड़ की। तो राकेश जी की शादी रेखा जी से हुई। अब दिलचस्प बात यह थी कि रेखा जी एक ऐसे परिवार से आती थीं जहां गाड़ियां और एसी जैसी सुख सुविधाएं मौजूद थीं, जबकि राकेश जी उस वक्त भी बस में धक्के खाते थे और बिना एसी के कमरे में रहते थे। लेकिन फिर एक शाम आई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। शाम के 6 बजे उनकी नेटवर्थ करीब 3 करोड़ रुपए थी और रात 9 बजे तक मार्केट के जबरदस्त उतार चढ़ाव में ये जंप मारकर सीधे 20 करोड़ हो गए। बस उस रात घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से जो कहा वो बहुत फेमस है, रेखा, अपना एसी आ गया। शेयर बाजार की सिर्फ एक शाम और जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल गया। अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल दौर पर, हर्षद मेहता का दौर और राकेश जी की शॉर्ट सेलिंग की मास्टर क्लास। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। जब पूरा देश उस बुलरन में पागल हो रखा था, तब बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनलिस्टेड मार्केट में भाव 3,000 तक पहुंच गए थे, जबकि लिस्टेड मार्केट में यही भाव सिर्फ 160 के आसपास था। ये जो वैल्यूएशन का इतना बड़ा, बल्कि कहूं तो अनबिलीवेबल डिफरेंस था ना, इसी ने राकेश जी को मार्केट को अग्रेसिवली शॉर्ट करने का ट्रिगर दिया। उन्हें साफ दिख रहा था कि ये गुब्बारा अब बस फटने ही वाला है। और उनकी शॉर्ट सेलिंग की ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल और सॉलिड थी। स्टेप 1, ओवर वैल्यूड और महंगे भाव पर शेयर बेच दो। और स्टेप 2, जब मार्केट क्रैश हो तो नीचे के सस्ते भाव पर खरीदकर अपनी पोजीशन कवर कर लो। पूरा देश जब अंधी तेजी में पैसा लगा रहा था, तब गिरते हुए बाजार में इसी सटीक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना सबसे बड़ा मुनाफा बनाया। ये सिर्फ अच्छी टाइमिंग नहीं थी, ये उनके गजब के कन्विक्शन का नतीजा था। पैसा तो बहुत बन गया, लेकिन अब इस सफर में एक बहुत बड़ा और गहरा शिफ्ट आता है। चलिए बात करते हैं दौलत के असली मकसद की। जब आपके पास इतना बेशुमार पैसा आ जाए तो नजरिया अपने आप बदलने लगता है। राकेश जी ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि आखिर इस सारी दौलत का असल में करना क्या है। उनका ये विचार बहुत प्रैक्टिकल और गहरा था कि बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए 200 से 500 करोड़ रुपए छोड़ना काफी है। लेकिन जो बाकी इतनी अपार संपत्ति बच रही है, उसका क्या? सिर्फ पैसे के ढेर लगाते रहने का कोई लॉजिक तो है नहीं। ये वो मोमेंट था जहां पैसा कमाने से ज्यादा जिंदगी और समाज के असली मायने तलाशे जाने लगे थे। और यहीं से उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का वो सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, जिसे हम भारत की विविधता और विकास कह सकते हैं। उनका भारत की ग्रोथ स्टोरी पे अटूट विश्वास था, और इस विश्वास की नींव क्या थी? इस देश की असली ताकत। 29 अलग अलग भाषाएं, हर रीजन का एकदम अलग और बेहतरीन खान पान, और समाज के अंदर वो गहरी टॉलरेंस यानी सहनशीलता।
उनका मानना था कि यही विविधता और कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी भारत की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सक्सेस का सबसे बड़ा ड्राइवर है। सोचिए, जिस देश में इतनी भारी डाइवर्सिटी एक साथ मिलकर चलती हो, वहां ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के कितने अनगिनत मौके हो सकते हैं। और अब बिल्कुल आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा दिल पे लगता है। क्या मैं सिर्फ कमाने के लिए ही मर रहा हूं? ये कोई आम सवाल नहीं है। ये एक ऐसे लेजेंड का खुद से पूछा गया सवाल है जिसने मार्केट से सच में सब कुछ हासिल कर लिया था और अंत में वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि जिंदगी की कीमत बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये हम सब के लिए रुककर सोचने वाली बात है कि दौलत कमाने के पीछे का हमारा असली मकसद आखिर है क्या। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।